वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी की और वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो है महासागरीय लवणता यानी महासागरीय खारापन। तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि आखिरकार समुद्र का पानी खारा है ही क्यों, नदियों का पानी खारा क्यों नहीं है। पहला पॉइंट तो हमने ये डिस्कस किया। दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा कि आखिर वो रीज़न क्या है जिसकी वजह से महासागरीय जल खारा होता है और वो कारक कौन कौन से हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिस पर डिपेंड करता है किसी भी महासागर के जल का खारापन कम होगा ज़्यादा होगा, वो सब हमने डिस्कस किया। अब कुछ बेसिक चीज़ें हम लोग देखते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। देखो, मृत सागर की जो लवणता है वो है 238 पर 1000। अच्छा, पिछली क्लास में मैंने ये पर 1000 वाला कॉन्सेप्ट भी आपको समझाया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नहीं आया है यार तो पिछला वीडियो देखो, तभी आगे बढ़ो। क्रम से पढ़ोगे तो बेहतर रहेगा, अन्यथा बीच में से उठा लोगे तो घंटा भी समझ में नहीं आएगा। दूसरे नंबर पे टर्की की वान झील, इसकी जो है 330 पर 1000 है। और तीसरे नंबर पे आती है ग्रेट साल्ट लेक 220 पर 1000 पे, ठीक है। तो इनका देख लेना, इनमें सबसे ज़्यादा जो है, अगर देखिए सागरों की बात करेगा सागर, तो फिर आंसर कर देना डेड सी, ठीक है। क्योंकि ये जो टर्की की जो वान झील है ये झील है, सागर नहीं है। तो दोनों के बेसिक कॉन्सेप्ट में अंतर है। अगर पेपर में सवाल पूछता है सबसे खारे पानी की झील बताओ, झील पूछ रहा है बेसिकली, तो भले ऑप्शन में फिर होना मृत सागर, लेकिन जवाब क्या होगा? वान। लेकिन अगर सिंपल ये पूछ रहा है कि सबसे खारे जल का स्रोत कौन सा है, ऑप्शन में वान झील भी है और मृत सागर भी है, तो फिर आप इसमें डेटा को महत्ता देंगे, यानी फिर आप आंसर लगाओगे इसमें टर्की की वान झील। लेकिन अगर स्पेशली ये कह रहा है कि कौन सा समुद्र सबसे खारा है, सागर, तो फिर आपको लगाना है डेड सी, जो कि पड़ेगा इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमने इसको डिस्कस भी किया था और सागर वाले चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था। अब देखो कुछ बेसिक फैक्ट देखिए। सामान्य खुले सागर की जो लवणता है वो होती है 33 पर 1000 से 37 पर 1000 के बीच में। चारों तरफ स्थल से घिरे लाल सागर में यह 41 पर 1000 तक पहुंच जाती है, जबकि आर्कटिक तथा ज्वार नदमुख में मौसम के अनुसार जो लवणता है वो 0 से 35 पर 1000 के बीच में पाई जाती है। मैंने अभी आपको बताया था लास्ट क्लास में कि नदी के वो इलाके जो समुद्र में मिलते हैं या समुद्र का वो इलाका जहाँ पे नदी उससे मिल रही होती है, वहाँ की लवणता कम होती है क्योंकि ताज़ा पानी लगातार मिलता रहता है। गर्म तथा शुष्क क्षेत्रों में वाष्पीकरण उच्च होने से वहाँ की जो लवणता है वो 70 पर 1000 तक पहुँच जाती है। ये कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि तापमान कैसे प्रभावित करेगा। आगे देखो, प्रशांत महासागर में लवणता में भिन्नता इसके आकार तथा बहुत अधिक क्षेत्रीय विस्तार के कारण है। उत्तरी गोलार्ध के पश्चिम भाग में जो लवणता है वो 35 पर 1000 से कम होकर 31 पर 1000 हो जाती है, क्योंकि आर्कटिक क्षेत्र का पिघला हुआ जल वहाँ पहुँच जाता है। इस प्रकार 15 से 20 डिग्री दक्षिण के बाद यह 33 पर 1000 तक घट जाती है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है। आगे देखिए, अटलांटिक महासागर की जो औसत लवणता है वो है 36 पर 1000, यानी अगर आप इसका 1000 ग्राम पानी लोगे तो उसमें 36 ग्राम आपको नमक मिलेगा। उच्चतम जो लवणता है वो 15 से 20 डिग्री अक्षांशों के बीच दर्ज की गई है। अधिकतम लवणता 20 डिग्री नॉर्थ तथा 30 डिग्री नॉर्थ तथा 20 डिग्री वेस्ट तथा 60 डिग्री वेस्ट में पाई जाती है। यह उत्तर की ओर क्रमिक रूप से घटती चली जाती है। क्यों घट रही है? क्योंकि जैसे जैसे आप उत्तर में की ओर बढ़ोगे आपको बर्फ़ मिलेगी और बर्फ़ का पानी जब समुद्र में मिलेगा तो बर्फ़ का पानी तो मीठा होता है भाई, तो बर्फ़ का पानी समुद्र में मिलेगा तो वो इसकी लवणता को घटा देगा। वही तो कह रहा है कि क्रमिक रूप से घटती जाएगी। उच्च अक्षांश में स्थित होने के बावजूद उत्तरी सागर में उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के द्वारा लाए गए अधिक लवणीय जल के कारण अधिक लवणता पाई जाती है, यानी ज़्यादा खारा है जबकि नहीं होना चाहिए। तो उसका रीज़न क्या है? जो महासागरीय धाराएं हैं वो। बाल्टिक समुद्र की लवणता कम है क्योंकि इसमें बहुत अधिक मात्रा में नदियों का पानी प्रवेश करता है। मैंने बताया ना, नदी जितनी ज़्यादा समुद्र में मिलेंगी खारापन कम होगा। भूमध्य सागर की लवणता उच्च वाष्पीकरण के कारण अधिक है। काले सागर की लवणता नदियों के द्वारा लाए गए अधिक मात्रा के कारण कम है। हिंद महासागर की औसत लवणता 35 पर 1000 है।
बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी के मिलने के कारण, ठीक है, इसके मिलने के कारण इसकी में जो नमक है वो थोड़ा सा कम हो जाता है क्योंकि गंगा का ताज़ा जल मिल रहा है। इसके विपरीत अरब सागर की लवणता उच्च वाष्पीकरण तथा ताजे जल की कम प्राप्ति के कारण अधिक हो जाती है। बेसिक बात है, ज़्यादा कोई इसमें सोचने की बात नहीं है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आप कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। गहराई के साथ लवणता में परिवर्तन आता है, लेकिन इसमें परिवर्तन समुद्र की स्थिति पर निर्भर करता है। सतह की लवणता जल के बर्फ या वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाने के कारण बढ़ जाती है या ताजे जल के मिल जाने से घट जाती है, जैसा कि नदियों द्वारा होता है। ठीक है, आगे देखो। लवणता साधारणतः गहराई के साथ बढ़ती है, ये पॉइंट ध्यान रखना, गहराई के साथ लवणता बढ़ेगी तथा एक स्पष्ट क्षेत्र जिसे हेलोक्लाइन कहा जाता है, शब्द भी ध्यान रखना, हेलोक्लाइन कहा जाता है, में यह तीव्रता से बढ़ती है। लवणता समुद्री जल के घनत्व को प्रभावित करती है तथा महासागरीय जल के स्तरीकरण को प्रभावित करती है। यदि अन्य कारक स्थिर रहे तो समुद्री जल की बढ़ती लवणता उसके घनत्व को बढ़ाती है। और लास्ट फैक्ट है साथियों इसमें, उच्च लवणता वाला समुद्री जल प्राय कम लवणता वाले जल के नीचे बैठ जाता है, इससे लवणता का स्तरीकरण हो जाता है। तो पानी का जो खारापन है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, उस टॉपिक को आज हमने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपको नई जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।